गाइस वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए, जिसके पास शेयर्स हैं या नहीं हैं। सभी को सीखने को मिलेगा कि एक शेयर को सेल कब करते हैं और बाय कब करते हैं, सही टाइम क्या होता है बाइंग सेलिंग का। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोमोटर्स अपने स्टैक क्यों कम कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों अपना माल बेच रहे हैं, और एम्प्लॉयज़ जो हैं इस कंपनी के वो भी अपना माल क्यों बेच रहे हैं। मैं सब आपको ब्लॉक डील दिखाऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए आपसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फंडामेंटल में कुछ चेंजेस तो नहीं आए, कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं आई है। तो ये लाइटिंग, मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स मार्केट इन इंडिया में, मतलब स्मार्टफोन्स का और मोबाइल का मार्केट कवर करती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज इनको ऑर्डर देती है। एलईडी टीवी के हो गए, वॉशिंग मशीन भी बना लेती है, एलईडी बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, और सीसीटीवी, डीवीआरएस, मेडिकल इक्विपमेंट्स। देखो, डिक्सॉन इज़ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एलईडी टीवीज इन इंडिया, प्रोड्यूसिंग टीवीज फॉर द ब्रांड्स लाइक सैमसंग। देख रहे हो दोस्तों, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी के लिए काम करती है। पैनासोनिक, शाओमी, टीसीएल, वन प्लस जैसी बड़ी कंपनी, एंड मैनी मोर। और लाइटिंग प्रोडक्ट्स में कौन सी कंपनी से, देखो फिलिप्स जैसी बड़ी कंपनी, हेवल्स, सिस्का, बजाज, विप्रो, ओरिएंट, एंड मैनी मोर। इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं बड़ी बड़ी कंपनी से मैन्युफैक्चर करने के। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखो, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के क्लाइंट कौन कौन से हैं? गोदरेज, सैमसंग, लायॉड, पैनासोनिक, एंड दे आर ऑल्सो इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फ़ोन्स एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स। तो कंपनी तो एकदम बढ़िया जगह काम कर रही है। देखो भाई, इनका रेवेन्यू ब्रेकअप अगर जो देखें कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो देखो एलईडी टेलीविज़न से आता है 48% का, और होम अप्लाइंसेस से आता है 9% का, सॉरी। लाइटिंग सिस्टम से आता है 26% का, मोबाइल फ़ोन से आता है 12% का, और सिक्योरिटी सिस्टम से आता है 5% का। मतलब एलईडी टेलीविज़न में 50% के लगभग आता है इनका रेवेन्यू। देखो, डिक्सॉन न्यू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हैज़ बीन सेट अप एंड इज़ अंडर ट्रायल फेज with a capacity to produce 20 million smartphones per annum. The company expects to generate a cumulative revenue of 25,000 या फिर 28,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर। देखो दोस्तों, 20 मिलियन स्मार्टफोन्स के लिए ये इनकी फैक्ट्री अभी ट्रायल फेज़ में है। 5 साल में ये रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, ये ऐसा बोला जा रहा है कंपनी के द्वारा। वही कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 26,351 का है, जो कि अभी एक मिड कैप कंपनी है। और स्टॉक पी देखा जाए तो 165 का चल रहा है, काफ़ी हाई चल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में हाई पी चल सकता है। आरओसी बढ़िया देखने को मिल रहा है 32.2% का, जो कि अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी तगड़ा है। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का है, ये भी बढ़िया है। फ्री कैश फ्लो भी अब एकदम 1601 करोड़ का दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के पास डेप्ट है 151 करोड़ का, जो कि नेग्लिजिबल है, कर लेगी ये कवर। वहीं अगर प्रोज की बात करें तो कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, अच्छी बात है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, बहुत ही बढ़िया। और कॉन्स की बात करें वहीं तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 35.74 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग, देखो प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स, लगभग 4% का प्रोमोटर्स होल्डिंग कम कर चुके हैं ये लोग। तो देखना होगा FIs बढ़ा रहे हैं कि नहीं, या DIs बढ़ा रहे हैं कि नहीं। वहीं पीयर कंपैरिजन में नंबर 1 पे आती है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़। देखो एक बात बताता हूँ, जो सेकंड नंबर पे MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है, वो उसका पी देखो 207 का है। मतलब अभी देखा जाए तो डिक्सॉन का उस हिसाब से अभी कम है। देखो ये PEG है डिक्सॉन का और MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स का। PEG से क्या पता चलता है दोस्तों कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यू है कि फेयर वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू होती तो 1 के बराबर होता है, अगर अंडर वैल्यू होता है तो 1 के नीचे होता है, और 1 के अगर ऊपर होता है तो ओवर वैल्यू होता है, ठीक है। तो देखो दोनों ओवर वैल्यूड हैं, पर देखो MIRC का 13 चल रहा है, कितना ओवर वैल्यू चल रहा है। और उस हिसाब से देखा जाए तो डिक्सॉन का 4.65 ही चल रहा है, पर ये भी ओवर वैल्यू वाली कैटेगरी में ही आता है। देखो सेल्स भी अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर तो हमको हमेशा ऊपर ही जाते हुए मिलेगा। अभी देखो इस साल
6000 मतलब 6448 करोड़ की सेल्स हुई है। एक्सपेंसेस भी बढ़े इस साल, 6000 लगभग के एक्सपेंसेस हैं। देखो नेट प्रॉफिट भी बढ़ते ही जा रहा है, 160 करोड़ का हुआ है इस साल। देखो मार्च 2019 क्वार्टर से प्रोमोटर धीरे 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 अपना स्टैक कम करते ही जा रहे हैं। देखो 38.93 था, फिर 92 हुआ, फिर 0.89 हुआ, फिर 0.92 थोड़ा सा बढ़ा लिया यहाँ पे दिसंबर 19 में, फिर 0.17 हुआ, 36.17 हुआ, काफ़ी गिरावट, और ये भी सॉरी गिरावट ही हुई है, 37.92 की गिरावट ही हुई है। सितंबर 19 में 38.89 था, फिर 37, फिर 36, फिर 36.11 हुआ, फिर 36.01%, 35.06, फिर देखो यहाँ पे भी अभी इस क्वार्टर में भी कम किया है 35.04। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि हमको ध्यान रखना है इसका। वहीं आप FII इसका भी देख लो, 7.23 था जून 19 में, फिर कम किया 0.67 हो गया, मतलब बढ़ा लिया, इसमें तो बढ़ा है सॉरी। फिर दिसंबर 2019 में देखो 3% के लगभग कम कर लिया, और यहाँ पे भी मार्च 2020 में कम किया, फिर जून में बढ़ा लिया था। यहाँ पे गिरावट आई थी तो खरीदारी की, देख रहे हो दोस्तों, मार्च 2020 में कोरोना की जैसे गिरावट हुई थी, तो यहाँ तो गिरावट हुई, पर जैसे ही कोरोना गया वैसे ही देखो बढ़ा लिया जून में, क्योंकि यहाँ पे अच्छे रेट मिल रहे थे। फिर सितंबर में भी बढ़ा लिया, 16 कर लिया, दिसंबर में फिर 20 कर लिया, फिर उसके बाद अभी देखो इस मार्च क्वार्टर में एकदम 1% के लगभग कम कर लिया है, क्योंकि उनको अभी रेट मिल रहा है, मतलब इस रेट में वो बेचना पसंद कर रहे हैं। वहीं देखो DIIs भी लगातार कम करते ही जा रहे हैं, 22% से 11% हो गया। देखो दोस्तों कितना बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और उठा कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स। देखो 34 कर लिया, 29 था दिसंबर में और मार्च में 34। मतलब जब भागता है बुलिश में ख़रीदारी करती है पब्लिक, रिटेल इन्वेस्टर्स जब भी ग्रीन होता है तभी क्यों ख़रीदारी करते हैं, ये गलती हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। वहीं देखो जून 2020 में म्यूचुअल फंड्स के पास लगभग 21% के स्टैक थे, ठीक है। देखो अगले ही क्वार्टर में सितंबर 2020 में म्यूचुअल फंड्स ने 4% के लगभग स्टैक अपने कम कर लिए। फिर दिसंबर में भी म्यूचुअल फंड ने 2% के लगभग अपने स्टैक कम किए, मतलब धीरे धीरे कम करते ही जा रहे हैं। और इस साल फिर देखो मार्च क्वार्टर में 2021 में कितने 4% के लगभग स्टैक कम कर लिए हैं। वहीं देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 12% का था जून 2020 में, सितंबर में तो बढ़ा लिया 4% का, ठीक है। दिसंबर में भी बढ़ा लिया, लगता है रेट कम मिल रहा था उस टाइम। देखो दिसंबर तक बढ़ाया, फिर अभी इस साल मार्च क्वार्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1% का फिर कम कर लिया, मतलब 3 क्वार्टर तक लगभग बढ़ाया है। अब उसके बाद अब बेचना चालू कर चुके हैं, ये अपन को नोट करके रखना होगा। तो मतलब अगले क्वार्टर में भी कम कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट में देखो दोस्तों 22 जून को ही ललित कुमार शुक्ला जी ने इनसाइडर एम्प्लॉय मतलब क्या सेल किए हैं, कौन सी प्राइस पे? 4600 की प्राइस पे, एवरेज ट्रेड प्राइस। दोस्त अपने से ज़्यादा पता होगा ना एम्प्लॉयज़ को कि कंपनी में क्या चल रहा है, या अभी सेल करने का अच्छा टाइम है कि नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि लॉन्ग टर्म के लिए गलत है कंपनी, पर अभी जो प्राइस चल रहा है वो थोड़ा हाई लेवल पे चल रहा है, इसलिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बेच रहे हैं। देखो 22 जून को 2 इनसाइडर्स ने सेल किया है, देख रहे हो, 2 एम्प्लॉयज़, मतलब लेटेस्ट में लगभग तीन एम्प्लॉयज़ ने अपने स्टैक कम कर लिए हैं। देखो कौन कौन सी प्राइस पे? 4650 पे, एक ने 4627 पे, 4611 पे। और देखो अभी जून में ज़्यादातर आपको ट्रांजैक्शन टाइप सेल ही दिखेंगे। देखो दोस्तों नीचे तक दिखाता हूँ मैं, ये देखो सेल 18 जून 19 जून सेल, सब इनसाइडर, सब एम्प्लॉयज़, देखो सब लोग सेल कर रहे हैं। ये देखो प्रोमोटर भी, ये देखो प्रोमोटर सेल किया है, ये एक और प्रोमोटर, देखो नीचे तक सेल 1 जून से। यहाँ पे बाय किया था 12 अप्रैल को, बस एक मिला है भी 12 को, है ना, बाय का, बाकी सब सेलिंग चल रही है। देखो ये देखो सेल देख रहे हो। देखो धीरे धीरे ये गीता वसवानी जी 21 जून को, 18 जून को इनसाइडर प्रोमोटर हैं, ये सेल करते जा रहे हैं। देखो धीरे, क्योंकि ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा गैप ना हो, मतलब धीरे धीरे अगर कम करेंगे तो ज़्यादा रेड कलर में नहीं होगा, तो ये मान सकते हो आप रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे, इसलिए भी ये लोग धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटी में सेल करते रहते हैं।
दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने आपके लिए। आप जब लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मेरे को और भी ऐसे वीडियो बनाने में आपके लिए। तो गाइस एक बात देखी जाए, अगर कोई मतलब प्रोमोटर्स या इनसाइडर सेल कर रहे हैं तो कोई बाय भी तो कर रहा होगा। तो इस प्राइस पे पता है कौन? अपन जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बाइंग कर रहे हैं। तो कभी भी अपन को ग्रीन कलर में बाइंग नहीं करनी चाहिए। जब कोई भी स्टॉक बुलिश मोड में हो, उस उस मोड में बाइंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा गिरावट पे ख़रीदारी करनी चाहिए। मैं बताऊंगा अच्छे स्टॉक्स कब गिरावट पे मिल रहे हैं आपके लिए। आप देख लेते हैं थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस। तो ये कंपनी ज़्यादा पुरानी लिस्टेड है नहीं, 2017 के लगभग लिस्ट हुई थी ये कंपनी। 1000 के नीचे ही हुई थी लिस्ट। ये मैंने 1 मंथ का चार्ट ओपन कर रखा है। तो देखो, देखा जाए तो 2018 से लेके 2020 तक ज़्यादा कोई ऐसे इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया, 1000 के नीचे ही रहा है 2 साल तक। लगभग 2020 से एकदम सीधा ऊपर की तरफ भागना चालू किया इसने। और वही 1 मंथ का अगर RSI देखे तो 85 चल रहा है। काफ़ी टाइम से, लगभग 2-3 महीने से RSI 85 का ही चल रहा है, जो कि ओवरबोट जोन माना जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो गई हो तब। वही 1 डे का RSI अभी 64 चल रहा है। और कुछ ब्रोकर कंपनीज अभी टारगेट दे रही हैं 4700 तक का। पर प्रोमोटर्स, FIIs, इनसाइडर्स सब बेचते जा रहे हैं क्योंकि अभी अच्छी प्राइस पे चल रहा है स्टॉक। ये उन लोगों को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, कंपनी कैसा क्या कर रही है। तो इससे हम लोग आइडिया ले सकते हैं। तो इस लेवल पे अभी कोई बाइंग तो ना करे मेरे ख्याल से। और जिसके पास नीचे के लेवल पे बढ़िया प्राइस पे अवेलेबल है, उन्होंने ख़रीद के रखा है, तो वो लोग होल्ड कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि एक ही कंपनी में ज़्यादा एक्सपोजर ना दिया हो। अगर ज़्यादा एक्सपोजर दिया हो तो इस अभी के टाइम आप कम कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% ही एक कंपनी में दें, भले ही कितनी भी अच्छी कंपनी हो। और कितनी भी अच्छी कंपनी हो, गिरावट में ही खरीदें। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी है, मतलब जब तक कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे अच्छे रिजल्ट देती रहेगी और अपन को ट्रैक करते रहना रिजल्ट्स को। और जिसने भी ऊपर के लेवल पे बाय कर रखा है, वो लोग भी जब नीचे के लेवल पे आए तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी के लिए पैसे बचा के रखें। मतलब ज़्यादा एक्सपोजर ना दे दिया हो। ये ध्यान रखें कि जब भी डिप आए आप उसमें एवरेज कर सकें। और किसी भी कंपनी में बाइंग करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि वो कंपनी करती क्या है और वही चीज़ हम अपने रियल लाइफ में कर सकते हैं क्या। हम किसी चीज़ के शेयर्स बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? हम उसको लगभग फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को आप रियल लाइफ में सपोर्ट करते हो उसी कंपनी के शेयर्स खरीदें, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप सबके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। आपको ऐसे ही रिव्यूज़ लाते रहूँगा, हॉनेस्ट रिव्यूज़। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।